हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं 64th बीपीएससी में जो मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है और उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसको कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज 64th बीपीएससी में जो कंबाइंड वाला एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है। यहाँ पे शायद दिख रहा है, ये 12 मीटर है ना, ये जो है ये 12 मीटर है। लंबाई है कमरे का 12 मीटर, ठीक है। उसकी चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। मतलब ये समझिए ये कमरे का लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई है 8 मीटर। तो कमरे में रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो उस कमरे में जैसे हम टेढ़ा करके बेस से लेके इस कोना से लेके उस कोना तक जो रखेंगे वही अधिकतम लंबाई होगी। लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, उस जो कुछ भी रखेंगे हम खंभे की जो लंबाई होगी वो मैक्सिमम किस साइज़ का खंभा या रॉड या कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, उसको हम रख सकते हैं। तो क्या होता है कि देखिए कि सिंपल समझिए कि ये क्यूबॉइडल शेप होता है रूम का। तो रूम जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह से रूम बनता है ऐसे। ये बेस है, ये हाइट है, ये चार दीवार होता है, ये छत होता है, ऐसे मतलब इसका 3 डायमेंशनल फिगर बनता है। तो ये इसका लेंथ होता है, ये वाला जो एरिया ये लेंथ होता है। ये जो है ये चौड़ाई हो गया और ये जो है ये वाला जो होगा ये या ये सब क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। ये चौड़ाई होगा, ये फिर लंबाई ही होगा। तो इस कमरे में मान लीजिए जैसे इस कॉर्नर से लेके और यहाँ तक जो रखेंगे किसी खंभा को, उसका अधिकतम लंबाई क्या होगा, लेंथ क्या होगा। तो क्या करना है आपको, सीधा ये डायगोनल होता है किसी भी क्यूबॉइड का, घनाभ का अगर डायगोनल पता करना हो तो उसका क्या होता है, एल स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर जो होगा वही उसका मैक्सिमम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो खंभे की जो लंबाई होगी जो इसमें हम रख सकते हैं वो ये होगा। इसका स्क्वायर रूट ये एल स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे प्लस एच स्क्वायर कर लेंगे, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका स्क्वायर रूट, फिर ये आपको 144 होता है, ये आपका 81 होता है, ये 64 होता है, ठीक। तो सबको ऐड कर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 415 हो गया आपका, 9 हो गया। फिर 8 6 14 और 14 4 18 1 और 1 1 2 289 का स्क्वायर रूट आपको पता है 17 होता है। तो 17 सेंटीमीटर जो होगा उस कमरे में अधिकतम साइज का कोई भी या खंभा हो या बांस हो या रॉड हो वो हम रख सकते हैं। तो इसमें 17 ऑप्शन कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक। अब देखिए ये तो घनाभ था। कभी कभी पूछा जाएगा आपको कि घन का पता है आपको कि घन में क्या हो जाता है, यानी क्यूब में क्या हो जाता है। अगर कोई क्यूबॉइड मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर हो जिस घर की तो उसका सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो वो क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब में क्या करना है, क्योंकि एल बी एच उसमें इक्वल हो जाएगा तो सिंपली एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर ही हो जाएगा, ये भी एल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3L स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा L√3, ये हो जाएगा। क्यूब में अगर मान लीजिए वर्गाकार कमरा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, उस कमरे में अगर कोई खंभा रखना है मैक्सिमम साइज का तो क्या हो सकता है, तो ये L√3 या √3L जो भी आपको शूट कर, बस फॉर्मूला यही है, इसी पे यूज़ किया हमने, इसी को यूज़ किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ही यूज़ किया है। लेकिन क्यूब के केस में क्या होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा। उस केस में एल स्क्वायर ये भी एल ए भी ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 3L स्क्वायर हो जाएगा।
तो जब 3l² हो गया तो l² का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा l, √3 अंदर 3 जो है अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से अगर क्यूब है यानी घन साइज का अगर कमरा है उसमें पूछा जाए तो आप ये याद रखिए √3l यानी √3, उसके बाद जो घन का जो लंबाई होगा एक ही लंबाई उसमें दिया होगा क्योंकि उसमें सभी साइड बराबर हो जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में घन के केस में भी वो निकल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बस तीनों के साइड को स्क्वायर कर देना है, सबको ऐड कर देना है और उसके बाद क्या करना है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर रेलगाड़ी पे, जैसा कि अभी पिछले में 65 में आई थिंक हमने किया था, जो 65वीं का बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें भी रेलगाड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन था। उसको मैंने अच्छे से वहाँ पे कंसेप्ट को भी समझाया था। अगर आपका कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें 65th वाले को, फिर यहाँ भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं और सीधा इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसका स्पीड है 144 किलोमीटर। एक पुल को क्रॉस करना है उसको। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कुछ ऐसी वस्तु को क्रॉस करना है अगर ट्रेन को जिसकी कुछ लंबाई होगी, जैसे कि प्लेटफॉर्म है या पुल है या कुछ भी जिसकी कुछ लंबाई हो, तो कुल दूरी जो तय करनी पड़ेगी ट्रेन को उसकी खुद की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को उस पुल को क्रॉस करने के लिए वो होगा 150 प्लस 250, ठीक, मतलब 400 मीटर। ये कुल दूरी हो जाएगी जो ट्रेन को कवर करना पड़ेगा उस पुल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो स्पीड है दिया हुआ है कि गति जो है स्पीड जो है वो दिया हुआ 144 किलोमीटर पर आवर। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको मल्टीप्लाइड बाई 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/18 से तो आपको पता है कि 2 9 18 2 7 14 2 9 8 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये दूरी हो गया, ये स्पीड हो गया, तो टाइम कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल मतलब 400/40, ठीक। तो ये 0 0 कैंसिल, मतलब 10 सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, 10 सेकेंड, ठीक। इसके कंसेप्ट के साथ मैंने सब कुछ पिछले वाला जब क्वेश्चन आया था 65th बीपीएससी में उसमें किया था, तो वहाँ जाके आप उसको जरूर देखें, वहाँ से सारा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 10 सेकेंड जो है जिसमें भी ऑप्शन है वो आप देख लेंगे। आई थिंक ये डी वाले में 10 सेकेंड है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जो है ये वो है कि 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर पहले किस नंबर को बोलते हैं, जो है कितनी भी अभाज्य संख्या को प्राइम बोलते हैं। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो खुद के अलावा और एक मतलब 1 के और खुद के इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं खुद के अलावा, खुद और एक के अलावा किसी और से अगर डिविजिबल है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो अभाज्य को प्राइम और भाज्य को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। साथ में याद रखना आपको, एक जो है 1 जो है वो न प्राइम है न कंपोजिट है, दोनों में से कुछ, तो एक को किसी में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है, इसको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो हमें 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं वो हमें पता करना है। कितने हैं मतलब कितनी संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स का। तो आप देखिए वैसे सीधा आंसर इसका 15 हो जाएगा, है ना, 15 होता है, लेकिन कौन कौन है आप एक बार देख लीजिए। जैसे 2 हो गया, 3 5 7, ठीक है। ये सभी देख रहे हैं कि इसमें 2 3 5 ये था या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से, ये भी या तो 1 से या खुद से, और किसी से डिविजिबल नहीं है। 5 के साथ भी यही कंडीशन है। फिर देखिए 11 हो जाएगा, फिर 13 भी है, फिर आपका 17 हो जाएगा, ठीक। फिर 17 हो गया, फिर आपका 11 17 19 होगा, फिर 23
फिर 29, फिर 31, फिर आपका 37, ठीक है, 37 हो गया। 37 के बाद 30, 39 नहीं, 41, 43 और 47। इतने ही नंबर होंगे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कुल नंबर हैं जो कि 1 से लेके 50 के बीच है और ये प्राइम है। इसका आंसर मैंने पहले बता दिया क्योंकि मुझे पता था ये 15 इसका आंसर होगा। कौन कौन प्राइम नंबर आप देख सकते हैं चेक करने के लिए कि इसमें मैंने वैसे सभी नंबर को लिया है जो 1 से 50 तक के बीच में है, वो प्राइम है। बेसिकली प्राइम नंबर अभी बताया मैंने होता क्या है, वैसा नंबर जो एक और खुद के टेबल में के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और आप याद रख लीजिए कि 1 से लेके 50 तक में तो कितने होते हैं, ये 15। उसी तरह से 50 से लेके 100 तक में 10 और होते हैं, मतलब टोटल हो जाएगा 1 से लेके 100 तक में 25। कभी कभी पूछ देगा आपको तो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो सीधा याद रखिए आप 25। फिर 100 से 200 के बीच में जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 21, 21 होता है, ठीक। तो 21 होता है, इसका मतलब 1 से लेके 200 तक में कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 46, है ना। ये 3 आप याद रखिए। तो इतना ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25, 25। 1 से 50 में 15, 1 से 100 तक में 25 और 1 से 200 तक में 46, यानी 100 to 221 होता है। 50 to 100 आपका 15 होता है। ये 10 होता है, ये 10, ये 15 और ये 21। तो ये तीनों याद रखिए। फिर आपको अगर कुछ भी पूछा जाएगा इससे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल है। बस इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, कभी कभी बीपीएससी मतलब बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप अगर समझ लेंगे, देख लेंगे तो इसका जो लेवल है ना क्वेश्चन के पूछने का वो बहुत सरल है, आसान है। आप देखते हैं कि हर बार एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। हर बार आपको ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरह का अलजेब्रा से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये आपका रेलगाड़ी से क्वेश्चन अक्सर 1-2 साल पे मिल जाता है। फिर आपके कभी लीनियर इक्वेशन से पूछ देगा, कभी क्वाड्रेटिक से पूछ देगा, कभी आपका वो एनसीआर जो होता है कॉम्बिनेशन वाला उससे पूछ देगा, कभी आपका वो सिग्मा वाला पूछ देगा। तो कुछ मिला के समझिए कि 10-15 टाइप का क्वेश्चन है। बीपीएससी उसी तरह का क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, बस उसमें अंतर ये कर देता है कि वो डिजिट चेंज कर देता है। तो क्या करना है, और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो 8-9 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सरल है। इसमें आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, x = दिया हुआ है -2/3, है ना। हमें इसका वैल्यू पता करना है, 9x² -3x -11। कुछ नहीं है करना है, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। ये 9 हो गया, ये -2/3 है, x का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर हो गया, -3 है, x का वैल्यू यहाँ पे -2/3 है, यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने, -11 कर दिया। अब देखिए ये क्या कुछ है, कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको। तो अब ये देखिए ये 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर करना है तो ये 4/9 हो गया, और माइनस है तो स्क्वायर करने के तो प्लस हो जाता है। फिर ये देखिए माइनस अब माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 3 यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो गया 2, ये हो गया -11। यहाँ से देखिए 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 + 2 6 हो गया, और 6 - 11 क्या हो गया, आंसर -5 होगा। आंसर -5 होगा। तो देखना है -5 किस वाले ऑप्शन में है, तो -5 जो है सी वाला ऑप्शन में -5 है। तो कितना सरल था, बस इसका वैल्यू पुट करना था और कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। फिर आगे आपका क्वेश्चन वेन डायग्राम पे। हर बार कुछ न कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड पूछा ही जाता है, लेकिन याद रखिए
हर एक बार लगभग पूछा गया है, हर एक बार मैंने उसको अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपको बताया है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो इसको आप कुछ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आप देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। एग्जामिनेशन है, उसमें जो भी स्टूडेंट है या तो हिंदी लेता है या तो हिस्ट्री लेता है या फिर दोनों लेता है, यानी हिंदी और हिस्ट्री दोनों लेता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि 66% हिंदी लेता है, 66% जो हिंदी लेता है, अब 59% इतिहास लेता है, ठीक है। जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे दे रखा है, कुल जो कैंडिडेट है वो दिया हुआ है 3000, कुल कैंडिडेट कितना है 3000। तो कितने उम्मीदवार ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए? अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो वहाँ पे अगर आप उसको देखे होंगे और समझ पाए होंगे तो सीधा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या करना है आपको, 66 में ये 59 ऐड कर दीजिए, 59 ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 9 6 15, 1 6 5 11, ये 125 हो गया। तो 125% तो होगा नहीं, टोटल तो 100 ही होता है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें से उसको माइनस कर देंगे, मतलब 25% जो है ना वो कॉमन हो गया, मतलब वो हिंदी और इतिहास दोनों का हो गया। यही संख्या हो गया आपका इतिहास और हिंदी दोनों लेने वालों के, तभी 100% ऊपर आ गया ना, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो इतिहास एवं हिंदी जो दोनों है कॉमन है ना, इसकी संख्या हो गई वो, ठीक है। तो ये हो, क्योंकि 125 आ गया दोनों मिला के प्रतिशत में, टोटल परसेंट 100 ही होता है यहाँ पे। तो 125 में से 100 माइनस कर देंगे तो 25 जो आ जाएगा वही होगा कॉमन, यानी इतिहास और हिंदी जो दोनों पढ़ता है, तभी तो सब मिला के 100 हो जाएगा ना। तो अब सीधा क्या करना है आपको, टोटल 25% है इतिहास पढ़ने वाले के, दोनों पढ़ने वालों की संख्या हमें पूछ रहा है, ये टोटल 3000 है, और ये पूछ रहा है कितने जो है हिंदी इतिहास दोनों लिया, कितना, दोनों। तो दोनों मतलब 25%, और कुल है कितना 6000, तो 25% हो जाएगा किसका, 6000 का, सॉरी 3000 आई थिंक 3000 का हो जाएगा 25%। ये हो गया आपका 25/100 गुने 3000, ठीक है। 20 कैंसिल, ये 25 × 3 75, तो 750 इसका आंसर हो गया। मतलब 750 जो है वो कैंडिडेट हिंदी और हिस्ट्री दोनों लेता है, ठीक है, हिंदी हिस्ट्री दोनों लेता है। ये तो चूंकि आप मैंने कंसेप्ट अगर समझे होंगे, पिछला वीडियो देखे होंगे, तब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर हम बताएं आपको, तो देखिए उसका क्या है कि 2 वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक सर्किल ये बना, ये वाला, और दूसरा बना आपका ये वाला, है ना, दूसरा बना आपका ये वाला। क्योंकि हर बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो मैंने हर एक वीडियो में इसको अच्छे से बताया था, इसलिए पहले इसको मैंने मतलब जल्दी सॉल्व कर दिया ताकि आप लोग समझ सकें इसको। अब मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। देखिए, ये मान लीजिए हिस्ट्री का है, लाल वाला हिस्ट्री है, और ये जो दोनों हिस्ट्री है तो लिखना पड़ेगा ना, इसको लिख देते हैं। ये मान लीजिए हिंदी है ना, ये हिंदी हो गया, ये मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ठीक। ये वाला हिस्ट्री इतिहास वाला है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो इतिहास वाला का जो परसेंटेज है ना वो 59 है, ये टोटल 59% है, ठीक है। और ये जो उसका है हिंदी वाले का है वो 66 है, ये 66 है, हिंदी वाले का 66 है, ठीक है, 66। अब देखिए ये तो कुछ कॉमन भी है ना यहाँ पे, ये कॉमन है, ये वाला ये कॉमन है, तो ये 59 है बेसिकली, वो टोटल जो लाल सर्किल है रेड वाला वो उसकी संख्या है 59, वो 59% है, और टोटल ब्लू वाला जो है वो 66% है। तो कुछ कॉमन भी तो है इसमें, तो वही कॉमन जो होगा ना, वही जो कॉमन होगा, टोटल तो 100% होता है परसेंटेज में कभी भी, तो वही जो कॉमन वाला हो गया, तो इस दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये 125% हो गया, और उसमें से 100 जब हमने माइनस किया तो यही जो होगा ना, यही हो गया 25%, जो ये कॉमन वाला जो है ये हो गया हमारा 25, ठीक, ये हो गया 25%, मतलब हिंदी और इतिहास दोनों लेने वालों की संख्या। अगर यहाँ से ये 25 हो गया, अब अगर हमें से ये पूछे कि केवल इतिहास, इतिहास नहीं, इतिहास तो 59 है, अगर पूछे केवल इतिहास तो क्या करेंगे, लाल वाले में से अगर ये कॉमन वाला जो हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो केवल इतिहास का निकल जाएगा। मतलब
59 माइनस 25 जो होगा, ये होगा हमारा, ये हो गया 4, ये होगा 3, 34% हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा केवल इतिहास लेने वालों की संख्या, ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री जब लेंगे तो हिस्ट्री मतलब उसमें हिस्ट्री में तो ये भी आ गया ना, जो दोनों पढ़ता है वो भी तो हिस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन ये हो गया केवल हिस्ट्री हो गया, ये केवल इतिहास हो गया, ठीक, केवल इतिहास हो गया यहाँ पे। उसी तरह अगर केवल हिंदी होगा तो फिर क्या होगा, 66 फिर माइनस 25, ये केवल हिंदी हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 और ये 4, 41% जो हो गया ये क्या होगा, केवल हिंदी, ये हो गया हमारा केवल हिंदी। समझना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी केवल पूछ देगा आपको ओनली हिंदी कितना लिया, कभी केवल इतिहास कितना लिया, और दोनों किया। अब देखिए, अब ये 34 प्लस 41 प्लस 25 ये तीनों मिला के 100 हो जाएगा। ये देखिए 41 हो गया केवल हिंदी, 34 हो गया केवल इतिहास, और 25 हो गया दोनों। अब होगा ये 100, है ना। देखिए 5 4 9 1 0 1 हो गया, 2 1 3 3 6 4 10, अब हो गया 100% ये, ठीक है। तो ऐसे आपको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे समझना है, बहुत आसानी से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सम है जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें x का जो वैल्यू है वो 0.000125 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है पहले ही। ये 0 पॉइंट के बाद 4 जीरो है, उसके बाद 1225 है ये, ठीक है। और नीचे में क्या है कि जी पॉइंट के बाद 4 जीरो के बाद ये 5329 है, ठीक है। और उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, तो हमें x का वैल्यू पता करना। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है इसका, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि ये देखिए डेसिमल जो है वो जितने डेसिमल के बाद डिजिट ऊपर है उतना ही डेसिमल के बाद डिजिट नीचे है। तो जैसे 4 ये है, 4 ये 8, 4 0 और ये 8, तो वो डेसिमल क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1225 का नीचे होगा 5329, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपको ई ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक अगर नहीं होता तो सिंपली आप इसको ए मार सकते थे बिना सॉल्व किए हुए, क्योंकि ये 4 डिजिट का ये नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 ही डिजिट में होगा, ऊपर वाला भी 2 डिजिट में होगा, नीचे वाला भी 2 डिजिट में होगा। तो लेकिन इस देखिए बाकी सभी ऑप्शन क्या है, 3 डिजिट में है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन है 35/73, इसी में वो क्या है जो 2 डिजिट का ऑप्शन है। मतलब 35 ये 2 डिजिट का, 73 भी 2 डिजिट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर भी आपको फाइंड इसलिए करना पड़ेगा कि ई ऑप्शन है, उसमें हो सकता है इसमें 35 इसका 9 आए और 73 इसका 9 आए, इसीलिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो वर्गमूल तो सभी लोगों को फाइंड करने आता ही होगा, आई थिंक इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो आप देखिए कि या तो इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, लंबा टाइम लगेगा, तो वो तो आप लोग सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वर्गमूल निकालने का सरल और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको कुछ सेकेंड में वर्गमूल फाइंड कर लेंगे, ठीक। किसी भी डिजिट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1225 का हमें वर्गमूल पता करना है, ठीक। तो इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे जो नंबर है उसको आप अभी भूल जाइए, उसको यानी यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 2 है, इसको आप भूल जाएं। बचा 12 है ना, 12 बचा, ये नंबर बचा, ठीक है, 12 बचा। अब देखिए आप 12 से छोटा, ठीक है, ये जो नंबर है 12 से छोटा वैसा कौन सा डिजिट है या नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा, इससे छोटा। मतलब देखें 12 से जस्ट छोटा जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 9 है, ठीक है। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर तो 16 है, लेकिन इससे बड़ा नहीं लेना, हमें इससे छोटा लेना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट का पहला डिजिट हमें मिल गया 3, क्लियर। अब आया 25, अब देखिए 25 है ना, 25 आया। तो अब देखिए आप जो यूनिट प्लेस पे 5 है सिर्फ एक केस में आएगा कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे। इसके लिए क्या है कि आपको 0 to 9
0 to 9 जितने डिजिट हैं, है ना, सभी का आप देखिए स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। ठीक, यूनिट प्लेस बस 0 to 9 तक ही याद रखना है आपको, उसके आगे नहीं। 0 से लेके 9 तक में देखिए, जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या 0 ही आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल एक ही डिजिट है तो 4 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 16 होता है तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, 5 का करेंगे तो क्या होगा 25 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 9 तक में सिर्फ 5 के स्क्वायर करने पे ही यूनिट प्लेस में 5 आता है, बाकी में आता ही नहीं है। इसीलिए इसका स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट 35 हो गया। क्लियर है। उसी तरह से अब इसका फाइंड कर लेंगे, उसी यही सेम प्रोसेस अपने यूज़ करना है वहाँ भी। देखिए 5 3 2 9, ठीक है, इसमें भी जो इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान नंबर है उसको आप भूल जाएं, तो बचा यहाँ पे 53 बचा। ठीक, 53 से जस्ट छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो कौन सा है 49 है, तो 49 नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट छोटा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 7। तो यहाँ पे हमें पहला डिजिट मिल गया इसके स्क्वायर रूट का, 7 हो गया। अब 29 आ गया, तो 29 को आप 9 देखिए, यहाँ पे 9 यूनिट बेस पे 9 है। अब यहाँ पे समस्या ये है, जो 2 यानी 3 को स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और 7 को स्क्वायर करेंगे तो भी 49 यानी 9 आता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 3 होगा या 7 होगा, ये कन्फ्यूजन हो गया। 5 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही आना था, 0 से लेकर 9 तक में किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ एक केस में ऐसा है, जब 5 आता है यूनिट प्लेस पे वो 5 ही होगा और कभी भी नहीं आता है। तो इसीलिए जब कभी कभी हो सकता, जैसे आप देखिए 1 में क्या होगा, जैसे 1 जैसे यूनिट प्लेस पे 1 अगर है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 81 होता है। उसी तरह से फिर इसमें देखिए आप 16 में, यानी 6 अगर है इकाई के स्थान पे तो 4 को भी स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है, 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि दो को स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस में सेम डिजिट आए, उस केस में क्या करेंगे, तो उसका भी उपाय है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 9 आ गया, ठीक, 9 आ गया। अब हमें देखना है, हमने 7 का जो यहाँ पे एक तो ये पता हो गया, इससे अगला वाला नंबर कौन सा है 8, इसका स्क्वायर क्या है 64, इसका स्क्वायर है 64, है ना, 64 है। यहाँ पे 2 केस हो गया, 9 केस किस में आता है, या तो 3 में आएगा या नहीं तो 7 में आएगा, या तो 3, यहाँ पे क्या होगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि 3 लें या 7 लें। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसका जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 49 है, उसका स्क्वायर रूट क्या है 7 है, वो हमने लिख लिया 7, पहला मिल गया। अब क्या करेंगे, अगर 2 ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए, एक वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 में से कौन सा लेना है वैसा हो जाए, तो इसका अगला नंबर कौन लेंगे 8, उसका स्क्वायर करेंगे कौन सा है 64। अब देखेंगे कि ये जो नंबर है 53 जो है, ये नंबर जो है 53 वो 49 के ज़्यादा नज़दीक है या 64 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है। तो 50 देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, 53 और 64 के बीच में 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब 49 के ज़्यादा नज़दीक है ये। तो यहाँ पे पहले वाले के नज़दीक है, तो यहाँ पे पहले वाला नंबर ले लेंगे। अगर ये 64 के नज़दीक ज़्यादा होता तो बाद वाला, यानी बाद वाले के नज़दीक है तो बाद वाला नंबर, पहले वाले के नज़दीक है तो पहला वाला नंबर। तो यहाँ पे 3 आ गया, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 73। क्लियर है। यहाँ पे मैंने मेनली इसको लिया, इसको सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन क्या होता है उसको टाइम लगता है। तो ऐसे करेंगे तो देखिए ये 35 हो गया और नीचे 73 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी स्क्वायर रूट को आप इस तरह से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यो भी देखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान निकलेगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है
कि x दिया हुआ है हमें x प्लस 1/y इक्वल टू 1। फिर एक और दिया हुआ है कंडीशन y प्लस 1/z इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है तो z प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखने से लग रहा है कि भैया यहाँ तो x प्लस x अपन 1/y है, यहाँ पे है, ये तो y, अब कैसे पता करेंगे, कितना मुश्किल है। आप देखिए कितना सरल है ये। यहाँ पे देखिए कि x प्लस 1/y दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1/x जो फाइंड करना है वहाँ पे ध्यान, 1/x चाहिए। तो यहाँ से हम 1/x फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1/y, मतलब 1/y चला गया उस तरफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा y माइनस 1/y, है ना। इसकी एलसीएम हो गया। अब चूंकि x इक्वल टू ये आया तो यहाँ से 1/x जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y/y माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब चूंकि x तो ये आ गया तो अब इसका उल्टा करने के, चूंकि हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए ना रिजल्ट में, तो 1/x हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, इसका उल्टा करके। उसी तरह से अब इसको यूज करेंगे, इस वाले को, है ना, इस वाले को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको अब z चाहिए तो z यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब z यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1/z इक्वल टू होगा 1 माइनस y, ठीक है। तो यहाँ से उसी तरह से यहाँ पे 1/z इक्वल टू 1 माइनस y है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस y। उल्टा कर लिया दोनों को और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमें z मिल गया और यहाँ से 1/x मिल गया, तो क्या करना है हमें z प्लस 1/x पता करना है। तो z भी मिल गया और 1/x भी मिल गया, अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा z इक्वल टू क्या है 1/1 माइनस y प्लस 1/x इक्वल टू क्या है y अपॉन y माइनस 1। यही तो है ना, z इक्वल टू है, यहाँ से आ गया था 1/1 माइनस y और 1/x इक्वल टू आ गया था y अपॉन y, दोनों y में ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब देखिए एक काम करें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लें हम, क्यों, यहाँ पे 1 माइनस y है और ये y माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन y माइनस 1 अब माइनस 1/y माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, ये देखिए ये प्लस में था y अपॉन y माइनस 1, ये तो सेम है, इसमें इस वाले में कोई चेंजेज नहीं। वो प्लस में यहाँ भी था, प्लस में यहाँ भी है। यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे प्लस में था ये वाला, तो हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकाल लिया। हमने माइनस इसलिए निकाला, माइनस जब कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये जो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया, ये दोनों को सेम बनाने के लिए, इस दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो माइनस बाहर ले लिया, जो ही माइनस बाहर लेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जो y है नेगेटिव में वो पॉजिटिव में हो गया, जो 1 है पॉजिटिव में वो नेगेटिव में हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब एलसीएम सेम हो गया तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये हो गया हमारा y माइनस 1 एलसीएम, ऊपर भी क्या हो गया y माइनस 1 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। सिंपल, कितना आसान था, कुछ था इसमें लेकिन देख के लग रहा था कितना मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जो रिजल्ट है ना उसको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसी के हिसाब से इस दोनों को उस फॉर्म में ले आएंगे और वहाँ से अलग अलग उसका वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो बहुत आसानी से ये यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें इसका आंसर, जैसा कि क्वेश्चन था कितना लंबा चौड़ा, आंसर निकला 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 निकला। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि माँ की आयु पता करना है हमें। हम सपोज कर लेंगे जो माँ की जो आयु है वो है x वर्ष, ठीक है, x वर्ष है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, मतलब चारों बहनों की जो आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग जो हो जाएगा आयु का वो हो जाएगा कितना, 4 बहन गुने 7 औसत बराबर 28 वर्ष, ठीक है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा पिछले कई भी क्लासेज में हमने बताया आपको, जब कुल पता करना हो तो संख्या गुने औसत को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या 4 है, औसत 7 है, तो सभी बहनों का जो कुल उम्र होगा, कुल आयु का जो योग होगा वो होगा 28 वर्ष। ठीक, अब देखिए माँ का एज हमने सपोज किया है x वर्ष। अब इसको ऐसे समझिए कि 28 के चारों पुत्री का उम्र का योग है। इसमें अगर हम मदर का एज ऐड कर दिया तो प्लस x हो गया, डिवाइड बाय कितना होगा, 4 पुत्री है और 1 माँ है, तो संख्या कितना हो गया कुल, अब 5। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, वो एवरेज ही हुआ ना। ये 4 पुत्री प्लस माँ का एज सबको मिला के कुल उम्र, पाँचों का कुल उम्र हो गया, कुल उम्र का योग हो गया, और डिवाइड बाय संख्या जितने लोग हैं, तो 4 पुत्री 1 माँ मतलब 5 लोग, ये एवरेज ही होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ कि एवरेज जो है जितना पहले था, देखिए औसत 6 वर्ष बढ़ जाए, 6 वर्ष, ये ध्यान देना है कि 6 वर्ष हो जाती है ऐसा नहीं है, 6 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब जितना पहले था उससे 6 वर्ष और बढ़ गया। तो पहले एवरेज था 7, अब 6 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। पहले उम्र था, एवरेज था 7 वर्ष, अब उसमें ऐड कर दिया हमने 6, है ना, उसमें 6 ऐड कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ये भी एवरेज ही है और ये भी एवरेज ही है, ये नए केस में एवरेज है और ये भी नए केस का एवरेज, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए 28 + 6 = कितना होगा, 7 + 6 13, 30 × 5 65 हो गया, 65 हो गया। तो यहाँ पे 28 + x है, सॉरी 6 नहीं है, x है। तो यहाँ से x = क्या हो गया, 65 - 28, तो 15 में से 8 गया, 7 हुआ, ये 4 में से 2 गया, ये बचा 5 में से 2 गया 3, 37, मतलब 37 वर्ष निकल गया किसका उम्र, माँ का उम्र। तो कितना सरल था क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन। ऐसे कुल योग, चारों पुत्री का कुल योग हमने पता कर लिया, माँ का एज हमने सपोज कर लिया था x वर्ष। तो अब सबको मिला के कुल उम्र का योग क्या हो जाएगा, 28 + x, उसको 5 से यानी कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, एवरेज। एवरेज भी गिवन है कि एवरेज जो है जितना पहले था उससे 6 वर्ष अधिक हो जाती है। तो पहले 7 था, अब 6 ऐड कर दिया तो ये 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसे हम x = 37 ईयर्स एज निकल गया किसका, माँ का। तो कितना सरल था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सरल है। हम पहले ही शायद पिछले 65वीं में या 65वीं में या 66-65वीं में ही शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। मैंने बताया था कि इसमें क्या करना होता है, आपको बेस को सेम करना होता है। बेस सेम हो गया, आपका काम वहीं पे हो गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि 3 to the power x + 8 है ना, इक्वल है फिर आपका 27 to the power 2x + 1, 2x + 1 है, और यहाँ पे भी x का वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहला काम ये, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 27 है, तो क्या करेंगे, यहाँ बेस क्या हो जाएगा हमारा, 3 को पावर 3 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ये 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 3, 3 × 3 × 3 मतलब 27। तो ये 3, इसका भी बेस 3 बन गया, और ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे बेस 3, पहले बेस 3 था ही, x + 8 हो गया, तो वही तो करना है। अब बेस सेम हो गया, जब बेस सेम है यहाँ पे इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो मतलब x + 8 = हो गया आपका 2x + 1। ठीक है, यहाँ से देखिए, सॉरी 2x + 1 नहीं होगा, 3 तो है ना, इसको नहीं है, 3 करना है, इसको × 3 हो जाएगा। तो ये एक स्टेप यहाँ पे और हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x + 3 हो जाएगा, 6x + 3 हो जाएगा। अब x + 8 है, ये 6x + 3 हो गया, x को उस तरफ ले जाएंगे तो 6x - x हो जाएगा, ये 8 अपने प्लेस पे ही रहेगा, और 3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6x - x मतलब 5x, और ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ से x = निकल गया 5/5 = 1। तो 1 हो गया इसका आंसर। तो अब देखना है कि किस वाले में एक आंसर है, तो बी वाला ऑप्शन में हमारा एक आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, वही सिग्मा वाला, पिछले 65वीं में हमने अच्छे से किया था, उसको आपको समझाया भी था,
तो वहाँ से अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके उसको ज़रूर देखिए, ताकि सिग्मा वाला कंसेप्ट वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर किया। यहाँ पे सीधा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे S इक्वल टू गिवन है, S इक्वल टू गिवन है कि सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10, अंदर में है 2x 2n प्लस 1 2n प्लस हाफ। तो मैंने पिछले वीडियो अगर देखे होंगे, अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना कैसे है। अलग अलग अगर कर रहे हैं हम इसको, तो मैंने बताया था कि इसको पहले ब्रेक कर लें समझने के लिए। यहाँ पे 10 है, पहले 2n कर लें, फिर प्लस क्या करें, फिर सिग्मा लें, यहाँ पे हाफ लें, यहाँ पे n इक्वल टू 1 to 10 लें। अब मैंने बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि n के प्लेस पे 1 से 10 तक बारी बारी से लेना है और सबको ऐड करना। मतलब ये हो जाएगा आपका जैसे 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, ये हो गया कहाँ तक जाएगा, अप टू प्लस 2 into लास्ट में 10 तक। मतलब 2 है यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो सब में कॉमन है, n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 2 पुट किया, 2 यहाँ भी, n इक्वल टू 3 पुट किया। कहाँ तक करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं n इक्वल टू 10 और सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। इसको मैंने बताया था कि क्या करना है, इसको जैसे 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक है, तो हाफ को 10 बार ऐड करेंगे, हाफ को 10 बार ऐड करना है। मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, वो 10 बार करना है। तो 10 बार 9 करके मैंने बताया था कि जो यहाँ पे अंदर में अगर कांस्टेंट है तो सीधा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सब में 2 है तो 2 कॉमन हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 तक हो गया। ये सब में से 2 बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस 2 ये बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये हो गया सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो उसमें पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हमें सम पता करना हो तो n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है उसका सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n कितना है, 10 है। मतलब n मतलब टोटल ऑफ नंबर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 10 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1, तो n तो 10 है, इंटू n प्लस 1 मतलब 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 यहाँ से कैंसिल, प्लस ये 5, तो 10 प्लस 11, 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, अब प्लस ये 5 कितना हो गया 115। 115 इसका आंसर हो गया, कितना आसानी से निकल गया। 115 किस ऑप्शन में है, किसमें है, ये तो डी वाले ऑप्शन में आंसर 115 है। तो इस तरह से 64वीं में पूछे गए सारे क्वेश्चन 10 के 10 फिनिश होता है। और आई थिंक अच्छे से समझ में भी आया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी इसमें कुछ भी अगर नौ समझ में आया हो या प्रॉब्लम लग रहा हो तो कमेंट में कमेंट करें, मैं ज़रूर आके उसको इससे क्लियर कर दूंगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं 63वीं में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन के